Good evening and hope you will be fine. Let's start GS Foundation History Modern India topic Regional Kingdoms in 18th 19th century और उसमें हम मराठा एम्पायर पे बात कर रहे थे कल और आज हम मराठा भी खत्म करेंगे और रीजनल एम्पायर्स रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट्स हैं वो खत्म कर देंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं मराठा पे और हम कहां पे बात को पहुंचाए थे। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 14 जनवरी 1761। तो याद रखिएगा वही चीजें, टाइटल है मराठा गोइंग ऑन है, ध्यान से सुनेंगे। मराठा में जहां तक हमने आपको बता दिया था कि शिवाजी फाउंडर थे और रायगढ़ उनकी राजधानी थी और समय के साथ संभाजी आए, संभाजी के बाद राजाराम आए और राजाराम के बाद राजाराम की पत्नी ताराबाई आई और अपने नाबालिग पुत्र शिवाजी द्वितीय का नाम देकर उसे गद्दी पर बैठाई और पावर ऑफ अटर्नी अपने पास रखी। और जब जो है मुगलों ने शाहू को कैद से आजाद कर दिया तो अब वो अपनी चाची से लड़े और जंग जीता और कोल्हापुर रियासत ताराबाई को मिल गया। और इस तरह से ताराबाई इतिहास के पन्नों में दो सवालों के लिए बनी रहेगी। एक तो ये कि ताराबाई को कोल्हापुर रियासत मिला, ताराबाई एकमात्र मराठा शासिका और ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय नामक अपने नाबालिग पुत्र को गद्दी पर बैठा के पावर ऑफ अटर्नी ली। और ताराबाई के लिए क्वेश्चन, इसने मराठा स्वतंत्रता संघर्ष को मुगलों के खिलाफ जारी रखी, टू बी कंटिन्यू। चलिए अब शाहू आ गए, 1707 में आए, 8 में विधिवत राज्याभिषेक और 1708 से लेकर के 1750 तक एज ए किंग ऑफ मराठा रहे। और उन्हीं के समय में शुरुआत हुई क्या, पेशवा पोस्ट की। पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20, दूसरा पेशवा 1720 से 40 बाजीराव फर्स्ट मस्तानी बाई वाली, और फिर तीसरा पेशवा जो पोते के तौर पे हुए बालाजी विश्वनाथ के 1740 से 61 बालाजी बाजीराव हुए। और उनके समय में पानीपत का युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली के साथ 14 जनवरी 1761 को, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और इसमें हम देखते हैं कि खुद पेशवा पुणे में बने रहे और अपने पुत्र नाबालिग पुत्र को भेजा उन्होंने, जिसको कहते हैं सदाशिवराव भाऊ को। और जो हार गए और मारे गए, एक महाजी सिंधिया बच गए, सिंधिया घराना जिससे अब चल रहा है। और एक और जो बात हमने की थी, तो इस तरह से पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और ये समाप्ति हुई। अपने पुत्र को खोने की वजह से बालाजी बाजीराव जो तीसरे पेशवा थे हार्ट अटैक से मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो 61 में गए। उसके बाद माधव नारायण राव ये सब आए। हमारे लिए उतना है, होलकर बीच में आएंगे फिर हटा दिए जाएंगे, वो इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं है। अब आइए, जब तक शाहू है उस बीच में एक घटना घटती है, उसको गौर से सुनिए। जब शाहू महाराज गद्दी पर हैं तो मराठा का प्रसार दूर तक होता चला गया। और इन दैट रिस्पेक्ट अगर हम देखें तो ये समझ में आता है कि मराठा शक्ति जो मराठवाड़ा क्षेत्र में केंद्रित थी, पुणे तक पहुंच बनाई, वह अब दिल्ली तक आवाज बुलंद करती है। दिल्ली से आगे पानीपत, पंजाब तक, क्योंकि दिल्ली के बाद हरियाणा और पानीपत ये पंजाब, सब पंजाब कहलाता था, तो पंजाब तक उनकी चलती थी। गुजरात में गायकवाड़ फैमिली बड़ौदा तक अपनी पहचान बनाए। और पूरा मध्य प्रदेश जैसे ग्वालियर है, इंदौर है, ये सब उड़ीसा तक धावा मारते थे, बंगाल को अपने भय में रखते थे। तो महाराष्ट्र है, तेलंगाना का पार्ट है, उड़ीसा का पार्ट है, कुछ बंगाल का कुछ पार्ट अक्सर धावा बोलते थे। मध्य प्रदेश पूरा है, गुजरात आधा है, यूपी के कानपुर वगैरह सब का क्षेत्र में है, राजस्थान का कुछ है, दिल्ली का क्षेत्र, पंजाब तक इनकी तूती बोलती थी। एक बड़ा क्षेत्र प्रसार हुआ। तो मूल रूप से वो कहाँ थे, मराठवाड़ा महाराष्ट्र से। और इनका जो रीजनल एरियाज बढ़ा तो वहां उन्होंने एक पॉलिसी लाई, डायरेक्ट रूल करना मुश्किल, तो बेहतर है कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव हो। तो अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भेजना गलत, तो वहां के जो लोकल जमींदार हुए उनको ही पावर दे दिया, जिसको उन्होंने जीता उन्हीं को पावर दे दिया। यू हैव टू रूल, डोमेस्टिक लेवल पे आपको जो करना है करिए, लेकिन आप विदेश नीति के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए
रेवेन्यूज सेंड करने के लिए और सैनिक सेवा देने के लिए केंद्र से, मराठा से, पुणे से, सतारा से जुड़े रहना है। क्षेत्रीय मामलों में, स्थानीय मामलों में बहुत फ्रीडम है, पर इन मामलों में, लॉजिस्टिक मामलों में जुड़े रहना है। तो इसको ऐसे 4 राज्य विकसित हुए मराठा के भीतर, जिसे हम लोग कहते हैं फेडरल स्टेट ऑफ मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य के संघीय राज्य, फेडरल स्टेट ऑफ संघीय राज्य। कैसे? वो 4 कौन से, जरा गौर से सुनिए। बड़ौदा गुजरात, बड़ौदा का गायकवाड़ फैमिली, गायकवाड़ फैमिली ऑफ बड़ौदा। इंदौर का होलकर फैमिली घराना, नागपुर का भोंसले घराना और ग्वालियर का सिंधिया घराना। अगर हम लैटिट्यूड के हिसाब से देखें तो गुजरात बड़ौदा, सिंधिया ग्वालियर, इंदौर यू कैन अंडरस्टैंड मध्य प्रदेश में ही, और नागपुर महाराष्ट्र में ही, लगभग सेंट्रल इंडिया में ही है, वेस्टर्न टू सेंट्रल इंडिया में ही है। ध्यान देंगे, सिंधिया घराना, ग्वालियर का सिंधिया घराना मराठा शासक हुए, फेडरल शासक हुए, और इसमें बहुत सारे शासक हुए। और महाजी सिंधिया इसी 1761 के तीसरे पानीपत युद्ध में बच गए, फिर उनसे वंश आगे चला। 1857 के आसपास आप मान सिंह को देखते हैं, जो पकड़ा दिया हमारे रामचंद्र पांडुरंग शास्त्री उर्फ तात्या टोपे को। और यही मान सिंह से आगे बढ़ करके हम देखें तो फिर आप कहाँ देखते हैं? महारानी सिंधिया, महारानी सिंधिया के पुत्र किसको देखते हैं? तो क्या नाम है उनका? सिंधिया। और सिंधिया के जो पुत्र हुए वो अभी है ज्योतिरानंद सिंधिया। तो ये जो सिंधिया है, जो अभी बीजेपी को ज्वाइन किए हैं, ये है घराना। अब आइए, नागपुर में भोसले परिवार हुए, नागपुर। उसके बाद आपका हुआ इंदौर में होलकर फैमिली, और इंदौर के होलकर फैमिली में जो एक राजा थे, जब डेथ कर गए तो जो क्वीन थी अहिल्याबाई होलकर, वो पूरे प्रशासन का देखभाल करने लगी। लेकिन वो विधवा थी, देखभाल करती थी, वही शासिका थी, वही क्लियर था, लेकिन उनके कार्य में पूरी मदद उनके फादर इन लॉ, ससुर, ठीक है, तुकोजी होलकर करते थे। तो ये चीज है। और अहिल्याबाई होलकर के लिए 2 सवाल। एकमात्र मराठा संघ शासिका अहिल्याबाई होलकर, इंदौर। सवाल को डिस्टिंग्विश करता हूं। एकमात्र मराठा शासिका ताराबाई, एकमात्र मराठा संघ शासिका अहिल्याबाई होलकर, इंदौर। अहिल्याबाई विडो होने के बाद शासिका तो थी, लेकिन इनका बहुत सारा समय सोशल वर्क में जाता, धर्म कर्म में जाता। और उत्तर भारत में कौन सा ऐसा तीर्थ स्थल है जहां पर वो तालाब, सीढ़ियां, आश्रम, मंदिर, बहुत सारी चीजें बनवाई हुई हैं? तो ये धर्म कर्म में लग गई, फिलेंथ्रोपिस्ट हो गई। तो पूछेगा, और सारा प्रशासन उनके फादर इन लॉ देखते थे। चलिए अब अगले पॉइंट पर आते हैं। तो ये तो हम समझ गए कि चलिए बात बन गई। अब एक बचा क्या? इंदौर का होलकर हो गया, नागपुर का भोंसले हो गया, बड़ौदा का गायकवाड़ हो गया, और ग्वालियर का सिंधिया घराना हो गया। ये चारों मराठा संघ शासक कहलाए। पॉइंट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1761 में जब हम देखते हैं कि पेशवा थर्ड बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से, तो माधवराव नारायण राव बने, हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं है। अब हम पार्ट को ऐसे समझें, मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ठीक है, 3 युद्ध हुए। कितने? 3। 3 एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, और मराठा का तो मराठा। अब आइए, कब कब? तो ध्यान देंगे। एक हुआ 1775 से 1782, 7 साल। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मराठा ऑफ पुणे। इसमें क्या होता है? तो एक संधि होती है, जो पहले तो देखे हम अलग से, तो वो संधि होती है क्या कहते हैं, सालबाई की संधि, ट्रीटी ऑफ सालबाई। सालबाई जगह है, वहां पर संधि हुई। इस संधि में मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह तय किया
कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर युद्ध नहीं करेंगे, एक दूसरे के क्षेत्र को सम्माननीय स्थिति में रखेंगे, एक दूसरे के दुश्मन को सह बढ़ावा नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं देंगे। और ऐसा हम लोग 20 वर्ष तक के लिए करने जा रहे हैं। तो सालबाई की संधि 20 वर्षीय संधि थी, अनाक्रमण, सीज फायर बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा। तो ये हो गया। अब आइए, इस 20 वर्ष में फ्री होकर वो मैसूर के हैदर अली टीपू सुल्तान को खत्म कर दिया। समझ में आई बात? और फिर जब 20 वर्ष खत्म होगा तो फिर इस पे लग जाएगा। चालाकी है, बिल्कुल चीनी थ्योरी है, याद रखिए। अब अगले पॉइंट पर आइए। अब अगला पॉइंट क्या कहता है? तो अगले पॉइंट पर हमें यह देखना है कि ये तो ठीक है, समझ में आ गई, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में एक संधि होती है, सूरत की संधि 1775 में। इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो है होलकर के साथ संधि करके उसे अपनी तरफ से प्रेशर पावर का इस्तेमाल करके कह दिया कि यही पेशवा बनेगा। पर यह तो कहा कि हमारे मराठों के आंतरिक भाग में दखलंदाजी है, यह आप नहीं कर सकते, और इसकी शिकायत कर दी गई। कहा? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स ने खबर ले ली बंबई के गवर्नर की, और फिर कहा कि नहीं, अब दूसरी संधि करो। तो दूसरी संधि हुई, जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। पुरंदर नामक जगह पे हुई। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर ये कब हुई? 1776, 1776, जिस साल अमेरिका आजाद होगा उस साल हुई। तो ये संधि हुई और ये मान्य हुआ। एक्चुअली 1772 में देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स आया, गवर्नर ऑफ बंगाल। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह नियम था कि बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल होगा और बंबई और मद्रास का गवर्नर इसके अंडर में आ जाएगा। और ये लोग किसी भी प्रेसिडेंसी स्टेट के साथ कोई भी एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उसका रेटिफिकेशन गवर्नर जनरल देगा, वरना टूट जाएगा। बस सूरत की संधि को तोड़ दिया, पुरंदर की संधि आ गई और मराठा दखलंदाजी से बाहर हो गए, और जो होलकर थे उनको गद्दी से उतार दिया गया कि ये नहीं होंगे, और फिर अपना विधिवत चला। लेकिन बड़ी चालाकी से जो भी हुआ। तो याद रखिएगा, हमें देखते हैं 1775 से 82 जो युद्ध हुआ, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, रिजल्ट इन 1782 ट्रीटी ऑफ सालबाई, दैट वाज द सीज फायर ट्रीटीज बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा फॉर फर्दर 20 ईयर्स। और इतने में वो मैसूर के टीपू सुल्तान को निपटा दिया। चलिए, ये तो समझ में आ गई। अब आइए, जब ये संधि खत्म हुई तो समय क्या था? 1802। 1802-3 फिर युद्ध। 1802-3 में फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। इस युद्ध में क्या किया अंग्रेजों ने? तो कहा कि आपके पुणे के रेसिडेंस पर हमारा एक अधिकारी रहेगा जो उपशासक की हैसियत से रहेगा, जिसे रिजेंट नाम से जाना जाएगा, और आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में किसी भी तरह की हानि होगी तो हम हस्तक्षेप करेंगे और हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से रिजेंट रखवा दिया, उपशासक पूरी नजर रखती। अब आइए 1815 से 18। अब 1815 से 18 थर्ड एंड लास्ट, थर्ड कम लास्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ, और आखिरी जो पेशवा थे वो पेशवा थे बाजीराव सेकेंड। बाजीराव सेकेंड थे, और लड़ाई हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, पेशवा को गद्दी से उतार दिया गया, पूरा मराठा साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के कदमों में और अपने कब्जे में ले लिया। कोल्हापुर रियासत को अपनी शर्त पे छोड़ दिया कि जब तक मेरी इच्छा है आप शासन करो, जब मेरा मन बदलेगा हम निकाल लेंगे। तो ये कोल्हापुर रियासत को छोड़ दिया और पूरा मराठा को कब्जे में लिया। अब बाजीराव द्वितीय जो लास्ट पेशवा थे उनका क्या? तो बाजीराव पेशवा को, जो लास्ट पेशवा थे, उन्हें 8 लाख रुपए का एनुअल पेंशन फिक्स कर दिया और एक छोटी सी जमींदारी, लैंडलॉर्डशिप, मराठवाड़ा क्षेत्र में नहीं, कानपुर के बिठूर नाम के जगह पे गांव में इनको जमींदारी दे दी कि एंजॉय करिए आप। तो आप पर्सनली, आपकी फैमिली तो खुश है, आपको क्या मतलब? तो हो गया। तो इनको क्या लेना जनता से, क्योंकि आप जनता को शासन में रख के कर क्या रहे हैं? वही इंतजामात कर रहे हैं, आप अपने को राजा महसूस कर रहे हैं,
आप धन संपदा से अमीर हैं, लाइफ स्टाइल है, हमने लाइफ स्टाइल के लिए 8 लाख रुपए दे दिए, जमींदारी दे दी, किंगशिप में आप रहिए, जनता से क्या लेना देना। तो बगावत को जैसे आप राजा को दूर कर देंगे, बगावत खत्म हो जाए, लीडर ही खत्म हो गया ना, आपने लीडर को अलग कर दिया ना, ये मतलब। तो कानपुर के बिठूर में एक छोटी सी जमींदारी और 8 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन दे करके बाजीराव सेकेंड अंतिम पेशवा को गद्दी से उतार दिया गया और पूरे मराठा क्षेत्र पर कोल्हापुर को छोड़कर कब्जा कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। पॉइंट क्लियर। अब आइए, अब ये जो बाजीराव हैं सेकेंड, उनको संतान नहीं हुए, तो संतान नहीं हुए तो उन्होंने एक लड़के को गोद लिया। गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक पुत्र कहते हैं और इंग्लिश में फॉस्टर सन कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र जिसका नाम था धुंधु पंत। धुंधु पंत, एक बात यह हो गई। और पंत टाइटल ब्राह्मण का होता है, धुंधु पंत थे। अब आइए, पेशवा ब्राह्मण परिवार ही होते थे। अब क्या होता है, 1853 में बाजीराव सेकेंड डेथ कर जाते हैं, तो उनका बेटा जो बालिग हो गया है धुंधु पंत, वो नाना साहब के नाम से पॉपुलर हुए। उनके दरबार में उनके वकील अजीम उल्लाह भी रहते थे। तात्या टोपे उनके साथ रहा करते थे, रामचंद्र पांडुरंग शास्त्री। तो इन्होंने यहां गवर्नर को अर्जी लगाई कि पिता का जो पेंशन है अब हमें कंटिन्यू करिए। तो मना कर दिया कि पिता का पेंशन आपको कंटिन्यू नहीं होगा और ज्यादा उछल कूद करेंगे तो जो जमींदारी है वो भी छीन लेंगे, रोल बैक हो जाएगा। अब इन्होंने इस अर्जी को, उस टाइम में क्वीन विक्टोरिया तो नहीं पहुंची थी, लेकिन विक्टोरिया का समय आ गया था 1837 में, तो 1837 के बाद तो क्वीन विक्टोरिया को अर्जी दी और उसके लिए ब्रिटेन भेजा अपने वकील बनाकर अजीम उल्लाह को। पर वहां भी अर्जी की सुनवाई नहीं हुई। इरिटेटेड, प्रॉब्लम में, बस ये वही नाना साहब हैं जो असंतुष्ट जमींदार या राजा कह लीजिए, जो 1857 की क्रांति में कानपुर का, क्रांतिकारियों में कानपुर का नेतृत्व करेंगे। जब इन पर 25,000 का जिंदा या मुर्दा इनाम घोषित होगा तो स्केप टू नेपाल, नेपाल पलायन कर जाएंगे, जैसे लखनऊ की बेगम हजरत महल करेगी अपने नाबालिग बच्चों को बचाने के लिए। समझ में आई बात? तो ये कहानी समाप्त हो जाती है नाना साहब के साथ मराठों की। तो मराठा फिनिश्ड, मराठों से सारे सवाल फिनिश्ड हो गए। तो अब आप तो ये समझ गए मराठा फिनिश्ड, एक पॉइंट क्लियर। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पर आइए, अवध पे बात करते हैं। ज्यादा नहीं, 5-6 सवाल अच्छे हैं, उस पर बस फोकस करिए। ठीक है, अवध स्टेट अवध राज्य। अवध राज्य के जो रूलर्स थे वो कहलाते थे नवाब वजीर, यानी नवाब वजीर कहलाते थे, ये याद रखो। और अवध से मेरा संदर्भ लखनऊ, आसपास से है हमारा संदर्भ। ठीक है, प्रथम राजधानी सरयू तट, फैजाबाद, आज आप अयोध्या कहते हैं। देन ट्रांसफर टू लखनऊ, बैंक ऑफ गोमती,
फाउंडर था शहादत खान। लास्ट नवाब बिरजिस कादिर। ठीक है, सन ऑफ वाजिद अली शाह और सिंबल ऑफ स्टेट फिश। सिया मुस्लिम। समझ में आई बात? तो रीजनल स्टेट में अब हम आ गए अवध पे बेटा। ठीक है, अवध, ये अवध स्टेट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो लखनऊ और उसके आसपास का क्षेत्र है। रूलर्स थे जो नवाब वजीर कहलाते, नवाब वजीर। इनकी राजधानी जो थे सरयू तट पर फैजाबाद, फिर ट्रांसफर होके लखनऊ आ गया गोमती नदी के किनारे। यहां पे जो फाउंडर थे शहादत खान थे और लास्ट नवाब जो थे बिरजिस कादिर नाबालिग थे। और वो वाजिद अली शाह के पुत्र थे। सिंबल ऑफ स्टेट मछली था और ये सिया कम्युनिटी थे। सुन्नी इस्लाम नहीं, सिया थे, थोड़ा लिबरल होते हैं। 2 मिनट का हमें रेस्ट दीजिए, मैं अभी आया, फिर शुरुआत करते हैं। हाँ,
चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। अवध। देखिए बेटा, अवध एक क्षेत्र का नाम है जिसमें लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के क्षेत्र उभर कर आते हैं। और अवध नगरी रामराज, राम के संदर्भ में भी बात होती है। और इस क्षेत्र की जो भाषा है, उस क्षेत्र के नाम पर भाषा का नाम पड़ा अवधी। जैसे हमारा मिथिला क्षेत्र दरभंगा और उसके आसपास के क्षेत्र, तो भाषा का नाम पड़ा मैथिली। भोजपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, तो क्या नाम पड़ा? भोजपुरी। हिंदुस्तान, हिंदी। तो ये कॉमन सी बात है। तो अवधी भाषा अवध क्षेत्र में बोली जाती थी। एक पॉइंट। यहीं पर तुलसीदास को भी देखते हैं, अवधी में इन्होंने अपनी रचनाएं की, चाहे हनुमान चालीसा हो या रामचरितमानस हो या कवितावली हो। क्या अयोध्या में रहते थे, सरयू तट पर। हम देखते हैं शेरशाह के समय में एक हुए सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी, वो भी अवधी भाषा में ही पद्मावत नाम की पुस्तक लिखी। मृगावती लिखने वाले कुतुबन भी, जो सूफी संत थे, अवधी भाषा में ही किताब लिखी। तो अवधी एक इंपॉर्टेंट भाषा रही अवधी क्षेत्र की। और अवध क्षेत्र से तात्पर्य ये है, सरयू नदी, गोमती नदी यहां बहती है, ये भी हम समझ गए। यमुना तो यहां से क्रॉस करती है बगल से, और गोमती गंगा की सहायक है। ये सारी बातें हैं। अब रही बात कि अवध क्षेत्र के संदर्भ में देखें तो जैसे जैसे मुगल कमजोर होते गए, 1723 के आसपास अवध भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। और स्वतंत्रता के संदर्भ में देखें हम, तो ये मुगलों के मनसबदार हुआ करते थे, पर अपने को अलग कर लिया। अलग स्वतंत्र रूप से शासन करते रहे, लेकिन साथ साथ याद रखिएगा, वह मुगलों के वजीर, वजीर यानी मंत्री भी हुआ करते थे। तो अपना राज्य भी चला लिए जो मुगलों से अलग करके हुए, और कनेक्शन भी बना हुआ है मुगल एम्पायर दिल्ली से, और उनके मंत्री भी हैं। तो नवाब भी हैं, मंत्री भी हैं, वजीर भी हैं। तो इतिहास में पूछेगा, इनमें से किस स्टेट का शासक नवाब वजीर कहलाता था? तो अवध के रूलर नवाब वजीर कहलाते थे। ये अच्छा सवाल है। अब आइए, अवध का फाउंडर कौन हुआ? तो शादत खान हुए। शादत खान ने जो राजधानी बनाई वो फैजाबाद, सरयू के तट पे, अयोध्या नगरी से 7-8-10 किलोमीटर का फर्क है, तो फैजाबाद में। ठीक है। ये कौन से मुस्लिम थे? सिया मुस्लिम थे, थोड़ा लिबरल होते हैं, सिया मुस्लिम थे। ठीक है। लखनऊ देखिए तहजीबों का शहर कहा जाता है। मुसलमानों की भाषा बड़ी प्यारी होती है, तहजीब बहुत अच्छा होता है। जो भी है, तो ये बात हुई। उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? फिश, मछली था, जो आज उत्तर प्रदेश की सरकार का प्रतीक चिन्ह मछली है। ठीक है। अब आइए अगले पॉइंट पर। अब अगला पॉइंट क्या होता है कि शादत खान का संदर्भ देखिए, तो ये फाउंडर है। ठीक है। शादत खान के बाद एक नवाब आता है जिसका नाम है सफदरजंग। ठीक है। क्या नाम है उसका? सफदरजंग। और सफदरजंग से पहले एक आता है, ठीक है, आइन उल मुल्क। याद रखिएगा, पहले क्या आया? शादत खान। उसके बाद उसका बेटा आता है आइन उल मुल्क। ठीक है। और वो भी मुगलों से अटैच्ड है। और आइन उल मुल्क के समय में देखते हैं, जो नादिर शाह है, दिल्ली तक अपनी पहुंच बनाया और तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन, कोहिनूर हिरासम लूट के ले गया। तो आइन उल मुल्क जिस तरह से काम किया, उसके बाद उसे इतनी गलानी महसूस हुई कि वो सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। ठीक, जाने दीजिए। अब उसके बाद आया सफदरजंग। सफदरजंग जो है वो एक्चुअली विधिवत रूप से अब नवाब तो है, साथ साथ वो मुगलों का, मोहम्मद शाह रंगीला का समय था, उसके समय से वो मुगलों का वजीर भी हुआ। इसलिए एक शब्द मिला
अवध के नवाब को नवाब वजीर। तो आपसे यही पूछता है, सफदरजंग ने अपने समय में ही अपना मकबरा बनाया जो बाद में चल करके उसमें उसकी लाशें दफन हुई। जो दिल्ली में है ना सफदरजंग इनक्लेव, सफदरजंग एक छोटा सा कॉलोनी मोहल्ला जगह है दिल्ली में, तो वहीं पर है उसका मकबरा, जिसे सफदरजंग का मकबरा कहते हैं। सफदरजंग एक नवाब था, कहाँ, अवध का, और उसे नवाब वजीर कहते हैं, वजीर भी था। तो सफदरजंग हॉस्पिटल भी आज उसी एरिया में है। तो ये चीज है। तो पूछेगा सफदरजंग का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। किसके समय से अवध के नवाब नवाब वजीर कहलाने लगे? सफदरजंग के समय से। अब उसके बाद उसके स्थान पर आया उसका पुत्र, जिसका नाम है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला आया, शासन किया। पर शुजाउद्दौला के समय में हम देखते हैं क्या होता है। शुजाउद्दौला के समय में दो बातें। एक तो शुजाउद्दौला जो है, जैसे कि हम और आप जानते हैं, बैटल ऑफ बक्सर जो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के भागे हुए नवाब मीर कासिम के बीच, उसमें मीर कासिम का सहयोग देने वाला अवध का यही नवाब शुजाउद्दौला था और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड थे। पर ये सब हार गए और कंपनी जीत गई और इलाहाबाद की संधि हुई। और उसमें जो 16 अगस्त 1765 की इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई, जिसे ट्रीटी ऑफ अलायंस कहते हैं, वो अवध के नवाब के साथ हुई। और अवध का जो नवाबी थी, अब ये अवध एक बफर स्टेट, मुगल बादशाह दिल्ली और बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का बफर स्टेट, छोटा सा बेशरोकार राज, दो बड़े राज्य शक्तिशाली राज्य के बीच में बफर स्टेट कहते हैं उसको, नहीं रहा, क्योंकि अब वो पांव पे गिर गया। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। और वहां रीजेंट अपॉइंट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब आइए, 7वीं पीढ़ी का जो नवाब हुआ उसका भी नाम शादत खान हुआ। फाउंडर शादत खान और 7वीं पीढ़ी का नवाब शादत खान। इस शादत खान ने राजा की उपाधि ली। कौन सी उपाधि ली? किंग, राजा की। तो अब वो राजा कहला। ये भी पूछेगा लेवल बढ़ने पर कि अवध के किस नवाब ने राजा की उपाधि ली? 7वें नवाब शादत खान ने राजा की उपाधि। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। शादत खान के समय में देखते हैं बेनी बहादुर, राजा टाइटल, राजा बेनी बहादुर इनका दीवान था। यानी हिंदू मुस्लिम का कोई ज्यादा फर्क नहीं था बड़े अधिकारियों के संदर्भ में देखें तो, पर उतना ज्यादा नहीं पूछता आपसे। अब अगले पॉइंट पर आइए। अगले नवाब के क्रम में चले तो यहां पर एक नवाब हुए, वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह जो नवाब हुए, उनके संदर्भ में सवाल बनाएगा आपका क्या? तो वाजिद अली शाह जो नवाब हुए वह संगीत प्रेमी थे, नृत्य प्रेमी थे, और नृत्य में उन्होंने एक विद्या को खुद अपनाया। मुगलों के समय, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में जो दिल्ली के दरबार में, मुगल दिल्ली दरबार में एक नृत्य शैली का जन्म हुआ जिसे कथक कहा गया है, कथक, जिसके दो ब्रांचेस, दो घराने डेवलप हुए, दो स्टाइल डेवलप हुए, जयपुर घराना और लखनऊ घराना, यानी अवध। इसी को कहते हैं अवध कथक शैली। कथक की लखनऊ शैली, अवध शैली। ये वाजिद अली शाही हैं जो खुद एक अच्छे नर्तक थे। ही वॉज ए ग्रेट डांसर ऑफ कथक। नवाबी इसी को कहते हैं, और लोग कहते हैं कि नवाबी है ये। तो नवाबों के एक पर एक शौक हैं, ऐसे लोग बोलते हैं, पर इसको कला के नजरिए से हमें देखना चाहिए। तो याद रखिएगा, अभी देखिए ना अपने पांडा साहब, उड़ीसा के पुलिस कमिश्नर, और उसके बाद उनके मन में क्या ऐसा भाव जगा कि वो राधा की दीवानी हो गई, कृष्ण की भक्त हो गए, बोले मैं राधा हूं। और आईपीएस ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी ऑफ उड़ीसा, नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ के राधा के नृत्य में नथवत सब पहन के स्टेज प्रोग्राम देते हैं, डांस करते हैं रामलीला में, वृंदावन में। समझ में आई? एक पर एक। वही देख लीजिए ना, लालू प्रसाद यादव के पुत्र, बड़े पुत्र तेज प्रताप शायद नाम है, देख लीजिए, छोटा उटा बढ़ा के सब कुछ एकदम कृष्ण बने हैं, बांसुरी वांसुरी बजाते हैं।
तो यादव है, यदुवंशी है, कृष्ण यदुवंशी, तो मैच करेगा, वोट बैंक बनेगा। समझ में आई बात? तो वो तो आएगा पूर्वजों का। बहुत खेल है राजनीति में, ठीक है। चलिए जो भी हो, तो याद रखना है हमने जो कहा कि वाजिद अली शाह एक कथक नृत्य थे और अवध शैली को कथक में जन्मदाता थे, खुद अच्छे डांसर थे। चलिए ये बात हो गई। वाजिद अली शाह शतरंज बड़े खेलते थे और उनके जो अमीर लोग आके बैठते थे, शतरंज चलती थी। और कहते हैं उनके समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज आ गई और अभी भी खेल रहे हैं, और जब द्वार पे आई तो बोलते चलो भागे। तो कहते हैं कि उनके लिए जूता ढूंढ रहे थे कि जूता दो, निकलना है, भागना है। यानी समझ गए ना, ये रईसी थी, भागना है और जूता ढूंढ रहे हैं। जो भी है, बाद में चल करके हम देखते हैं मुंशी प्रेमचंद्र ने एक पुस्तक लिखी, शतरंज के खिलाड़ी। ये वाजिद अली शाह को कैरेक्टर बना के ही ये किताब लिखी गई है, जिस पर आगे चलकर जो हमारे भारत के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुए सत्यजीत रे, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला। सत्यजीत रे, ठीक है, को देखे तो उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी पर चलचित्र मूवी बनाई, और उस मूवी में उनको मदद देने के लिए इसी वाजिद अली शाह के जो है, जो पूर्वज थे वो, और जो मुगलों के भी पूर्वज थे जो कलकत्ता में रह रहे थे, वो अभी अभी 2 दिन पहले डेथ किए। तो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कहने का मतलब है जोड़ने पे चीजें समझ में आती है, याद रहता है। तो वाजिद अली शाह जाने दीजिए। उनके बाद उनका जो नाबालिग पुत्र हुआ, जिसका नाम हुआ बिरजिस कादिर। क्या नाम हुआ? बिरजिस कादिर। अब ध्यान दें, बिरजिस कादिर नाबालिग हैं और पावर ऑफ अटर्नी उनकी मां बेगम हजरत महल के नाम है। बेगम हजरत महल लखनऊ को चला रही हैं, लेकिन याद रखें शहादत खान जो थे 7वें, जो राजा की उपाधि ली, उन्होंने राजधानी ट्रांसफर करके फैजाबाद से लखनऊ ले गए। तो लखनऊ में राजधानी आ गई गोमती तट पे। अब लखनऊ के संदर्भ में हम देखते हैं क्या, तो जैसा मैंने कहा कि अब बिरजिस कादिर नाबालिग हैं और मां हजरत बेगम के पास सारे टाइटल्स हैं, पावर ऑफ अटर्नी है। और इसी समय शुरू होता है 1857 की क्रांति। तो बेगम हजरत महल लखनऊ से क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रही हैं, पर जब चारों तरफ से घिर गए और बचने की कोई उम्मीद नहीं, ऐसी परिस्थिति में वो चुपके से अपने बेटे, भविष्य है बेटा और मां है ना आफ्टर ऑल, तो अपने बेटे के भविष्य को देखते हुए निकल ली और नेपाल चली गई। नाना साहब भी नेपाल गए और हजरत बेगम भी नेपाल गए और वहीं रह गई। और इस तरह से आउटरम ने जो है, वो तो आके रास्ते में डिसेंट्री हो गया तो डेथ कर गया। फाइनली जो है हैवलॉक ने लखनऊ पे, सॉरी कैंपबेल ने लखनऊ पे कब्जा कर लिया। तो इस तरह से लखनऊ भी हाथ से चला गया। तो ये हुआ अवध। अब अवध पे आइए। अवध में सिया मुस्लिम थे और सिया धर्मगुरु जो होते हैं इमाम कहलाते हैं। तो इमाम का बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, भारत के सारे सियाओं के गुरु। तो इमाम का जो घर होता था बड़ा, जिसमें कि मस्जिदें भी होती और उनके अपने महल भी होते और बड़े 4 दीवारी ऊंची से घिरे होते किला नुमा, उसको इमाम बाड़ा कहा गया है। तो आपसे पूछेगा कि इमाम बाड़ा कहाँ है या बड़ा इमाम बाड़ा, तो आप जवाब देंगे लखनऊ में। तो बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। और छोटा इमाम बाड़ा को भूल भुलैया भी कहते हैं, ये भी लखनऊ में है। तो ये ध्यान में रखना, बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ, छोटा इमाम बाड़ा यानी भूल भुलैया भी लखनऊ में। मछली साइन था जो उत्तर प्रदेश सरकार का साइन है। फाउंडर कौन है, लास्ट कौन है, बेगम हजरत महल से क्या रिश्ता है, शुजाउद्दौला का क्या है, सफदरजंग के समय में क्या हुआ, यही सब सवाल बनाएंगे बेटा, इसी पर फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए अवध की बात को हम समाप्त करते हैं। तो अवध क्लियर, महाराष्ट्र के मराठा क्लियर, पंजाब क्लियर, हैदराबाद क्लियर, मैसूर क्लियर, ट्रावनकोर क्लियर, सिंध क्लियर, बंगाल क्लियर। तो ऑल दीज आर क्लियर नाउ। So we have to be stop now this regional kingdom. तो रीजनल किंगडम के बाद अब हम क्या करना चाहेंगे? तो हम अब रीजनल किंगडम के बाद शुरुआत करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट टॉपिक कल शुरुआत करूँ, आज 10-15 मिनट में कोई बात बनेगी नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम आपको अनाउंस करते हैं कल क्या हम पढ़ाएंगे। तो कल बुधवार है, हिस्ट्री ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे अच्छा है
सीक्वेंस में चले एज के अकॉर्डिंग, तो अब है यूरोपियन कंपनीज कमिंग इन इंडिया। जैसे पोर्तुगीज़ है, डच है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्या कहते हैं, स्वीडिश है, डेनिश है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये भारत में कब आए, क्या किए, कहाँ कोठियाँ खोली, इस पर अच्छे सवाल बनते हैं, सवाल भी आता है। तो बेटा कल हमारा टॉपिक उठेगा, जिस टॉपिक का नाम है हमारा क्या, यूरोपियन कंपनी कमिंग इंडिया, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। और इस पे लंबा खासा चलेगा और प्रेजेंटेशन सारा इसमें आ जाएगा। ये टॉपिक को हम पूरा ख़त्म कर देंगे कल। तो कल ये होगा बेटा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो ये मान के चलिए कि ये जो आपका हिस्ट्री है वह सितंबर लास्ट तक खत्म हो जाएगा, सितंबर लास्ट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। और ये जो है आपका पॉलिटी वो भी सितंबर लास्ट में खत्म हो जाएगा, दोनों सितंबर लास्ट में खत्म हो जाएगा। तो अक्टूबर और नवंबर हम लोग इको पे आ जाएंगे, ज्योग्राफी पे आ जाएंगे। इको तो बहुत शॉर्ट सिलेबस होता है, 1 महीने में खत्म हो जाएगा, और ज्योग्राफी भी। तो ठीक है, और मेरा टारगेट है 15 से 20 नवंबर तक फिनिश्ड करना, और आराम से होगा, घबराइएगा मत। तो आज के लिए इतना ही सही। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए शब्बा खैर।